हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं और अच्छे से ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हृदय परिसंचन तंत्र क्या है, किस प्रकार हृदय का स्ट्रक्चर है, किस प्रकार हृदय खून का परिसंचरण करता है। आज हम पढ़ना है हृदय स्पंदन कैसे होती है और इसको कैसे मापा जाता है। चलिए, तो हृदय जब मैंने पढ़ाया आपको, इसके जो 4 कक्ष होते हैं तो उनके कक्ष की भित्तियाँ जो होती है ना, पेशियों की बनी होती हैं और ये पेशियाँ लयबद्ध एक सिस्टमेटिक रूप से संकुचित यानी सिकुड़ती और विश्रांति यानी फैलती रहती है। तो इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद विश्रांति को मिलकर हृदय स्पंदन बनती है यानी हार्ट बीट का निर्माण होता है। तो हार्ट बीट क्या होती है? एक लयबद्ध तरीके से हृदय का संकुचन और विश्रांति। ठीक है, तो हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है, चाहे आप सोए हो, चाहे जागते हो, चाहे दौड़ रहे हो, चाहे बैठे हो। यदि आप अपने वक्ष छाती की बाईं ओर हाथ रखें तो अपने हृदय की धड़कनों या स्पंदों को महसूस कर सकते हैं। अब अपनी हृदय की धड़कनों को कैसे मापा जाता है? जिसके द्वारा इसको मापा जाता है उस यंत्र को बोला जाता है स्टेथोस्कोप। तो डॉक्टरी स्टेथोस्कोप, आपके डॉक्टर जो है आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। चित्र ये सामने दिया है आपको, ये स्टेथोस्कोप है। देखिए, स्टेथोस्कोप के 3 भाग होते हैं। ये वाला भाग इसको बोलते हैं आप श्रोतिका यानी ईयर पीस। इसको कान में लगाया जाता है, डॉक्टर कान में लगाते हैं। और ये वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं आप चेस्ट पीस। क्या बोलते हैं? चेस्ट पीस, यानी इसको छाती में जहाँ भी या जहाँ नाड़ी के पास जहाँ से आपकी धड़कन सुनाई देनी है वहाँ लगाते हैं। और इन दोनों भागों को आपस में जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूब। तो इस प्रकार एक स्टेथोस्कोप का निर्माण होता है। बच्चों, आप ध्यान देंगे, कई बार ये प्रश्न आता है कि स्टेथोस्कोप का चित्र बनाइए और इसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो 3 भाग होते हैं इसके, चेस्ट पीस, श्रोतिका या ईयर पीस और ट्यूब। चलिए अब पढ़ते आगे। तो चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग अपने हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करके युक्ति से रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे एक चेस्ट पीस होता है जिसको जहाँ से धड़कन नापनी होती है वहाँ लगाते हैं, जिसमें एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। ठीक है, अब दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस यानी श्रोतिका होते हैं जिनको एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जोड़ा जाता है। अब चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर श्रोतिकाओं के स्पंदनों की ध्वनि के द्वारा अध्ययन किया जाता है। उससे उन्हें आपके हृदय की गति या सुनाई देती है। तो ये हुआ आपका स्टेथोस्कोप। आप स्टेथोस्कोप अपने घरों में भी बना सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, आप एक मॉडल जैसा बनाते हैं। 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास वाली कोई कीप लेनी है आपने। ठीक है, कीप को एक रबड़ पाइप से जोड़ना है, जो पाइप लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी हो, लेकिन जहाँ से कीप जोड़ेगी वहाँ से आपने कस के बांध लेना ताकि वहाँ से कोई भी हवा अंदर ना जा सके ना बाहर। ठीक है, कीप के मुख पे आप एक रबड़ की झिल्ली या गुब्बारे से तनकर बांध देंगे ताकि वो बिल्कुल टाइट हो जाए और रबड़ का जो भाग होगा टाइट हो जाए। ठीक है, जैसे आप चित्र में देखेंगे, ये इस वाले भाग में ये आपका पाइप है, यहाँ पे आप गुब्बारा इस तरह से बांध देंगे ताकि यहाँ पे टाइट हो जाए। ठीक है, फिर आप ये बन गया आपका स्टेथोस्कोप। कीप को आप हृदय के पास लगा लीजिए और दूसरे सिर को कान में, तो आप अपने कान की ध्वनि सुनाई दे सकते हैं, स्पंदन सुनाई दे सकते हैं। इस प्रकार जो है आप एक स्टेथोस्कोप का मॉडल बना सकते हैं। तो आप एक चार्ट करेंगे जिसमें आप अपनी और अपने मित्रों की हृदय स्पंदन को नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप हृदय स्पंदन को 2-3 अवस्थाओं में, एक विश्राम की अवस्था में, एक दौड़ने के बाद 4-5 मिनट की अवस्थाओं में नोट कर सकते हो। यहाँ पे हृदय स्पंदन होगी, कितनी बार वो धड़का, 1 बार 2 बार। ठीक है, जैसे धक धक तो 2 बार। और हृदय स्पंदन क्या होगी, स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार धड़का वो लिखनी है आपने। तो इस प्रकार इस चार्ट को आप बना सकते हैं। अब हृदय जो रक्त परिसंचन तंत्र था वो पीछे पढ़ा था, वो किया था हमारे एक साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के, विलियम हार्वे। उन्होंने रक्त परिसंचन तंत्र की खोज की थी। उन्होंने 1578 से 1657 का जीवन काल रहा। तो उस दौरान उन्होंने क्या किया, रक्त परिसंचन तंत्र की खोज की। अब इसके बाद रक्त परिसंचन जब हमारे शरीर में होता है तो स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतु होते हैं, उनमें कोई परिसंचन तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर वो कैसे उनमें खून का परिसंचन होता है? तो वे जिस जल में रहते हैं उनके शरीर में जल प्रवेश करके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। ठीक है, जब यह जल जो है इनके शरीर में प्रवेश करता है तो वह भोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति को भी पूरा कर देता है।
अब जब जल बाहर निकलता है तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे अपशिष्ट पदार्थों को ले आता है, ठीक है। तो इस कारण उनका परिसंचरण के लिए खून की समान ही तरल की आवश्यकता नहीं होती। अब हमारे शरीर में जब अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं उसके साथ जो है वो कैसे निकलते हैं, इसको क्या कहते हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा उत्सर्जन तंत्र, यानी जंतु में उत्सर्जन। अब जंतु में उत्सर्जन क्या होता है, शरीर से विषैले पदार्थ और दूसरे अपशिष्ट जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनका शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन क्या होता है, शरीर में कुछ विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं भोजन के पचने के बाद, उन विषैले पदार्थों को और दूसरे जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, हमारे शरीर में जो भाग शरीर के उत्सर्जन करने की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, उनको भाग लेते हैं, उनको मिलाकर उत्सर्जन तंत्र बना जाता है, ठीक है। तो ये हुआ उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार बनता है। अब चलिए मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ लेते हैं। देखिए, मानव के शरीर में 2 किडनियां होती हैं, यानी 2 हमारी वृक्क पाई जाती हैं। तो वृक्क यानी गुर्दे 2 होते हैं हमारे शरीर में। जब ये दोनों खून जो है दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें से जो उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं, उपयोगी पदार्थों को रक्त द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में शरीर से अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारी किडनियां हैं, गुर्दे हैं, वृक्क हैं, ये 2 जो है मूत्र वाहिनियों से जुड़े हुए होते हैं। और मूत्र वाहिनियां जो है मूत्राशय यानी एक प्रकार का जो है ब्लैडर जैसा होता है जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, तो वहाँ पे जो है हमारा पेशाब इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। मूत्र वाहिनियां नली की आकार की होती हैं जो मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। अब ये मूत्राशय जो है एक पेशी नली से जुड़ा होता है जो कि बाहर को खुलता है, उसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। और मूत्र मार्ग से हम मूत्र को बाहर विशिष्ट कर लेते हैं। मूत्र मार्ग के आगे एक मूत्र रंध्र होता है जिसके द्वारा जो है शरीर से पेशाब या मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है वो किन किन अंगों से मिलकर बनता है, देखिए, नंबर 1 वृक्क से, नंबर 2 मूत्र वाहिनी से, नंबर 3 मूत्राशय से और नंबर 4 मूत्र मार्ग से। तो हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र ये 4 अंग बनाते हैं। अब हमारे वयस्क जो है एक 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर जो अपना पेशाब होता है उसको बाहर निकालता है, ठीक है। और पेशाब लगभग 90 से 95% होता है उसमें पानी और 2.5% होता है उसमें यूरिया और 2.5% होते हैं दूसरे हानिकारक पदार्थ। तो ये कंपोजिशन होता है हमारे यूरिया का पेशाब का। पेशाब में लगभग 95% पानी होता है, 2.5% हमारा यूरिया होता है और 2.5% ही हमारे दूसरे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। चलिए, ये हम अपना उत्सर्जन तंत्र का देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ये हमारी 2 किडनियां हैं जिनको वृक्क या किडनी कहा जाता है और ये 2 ट्यूबों से जुड़ी होती है जिनको मूत्र वाहिनी कहा जाता है, ठीक है। अब ये मूत्र वाहिनियां जो दोनों हैं ये हमारे कहाँ खुलती हैं, एक थैले में, इसको बोलते हैं मूत्राशय में, जहाँ की हमारा पेशाब इकट्ठा होता है। फिर ये मूत्राशय से एक ट्यूब नुमा आकार से बाहर एक जिसे बोलते हैं मूत्र मार्ग, वहाँ जाती है और उस मूत्र मार्ग का छेद होता है, बोलते हैं मूत्र रंध्र। तो उसके द्वारा जो है पेशाब बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा उत्सर्जन तंत्र है। अब उत्सर्जन तंत्र में पसीने के अलावा अपने पेशाब के अलावा हमारी बॉडी जो है ना दूसरे पदार्थों को भी बाहर निकालती है, जैसे पसीने को स्वेद भी कहते हैं। तो पसीना जो है, अब आपने देखा होगा हमें गर्मियों के दिनों में हमारे पसीने के कारण कपड़ों में धब्बे पड़ जाते हैं, देखा होगा ना आपने, बगल में हमारे धब्बे पड़ जाते हैं या पीठ में कहीं और। वो क्यों होते हैं, वो हमारे शरीर में अधिक पसीना आने से वजह से होते हैं। वो पसीने में जो हमारे अधिक लवण होते हैं ना, लवण घुले होते हैं हमारे पसीने में, उस कारण ये अधिक हमारे शरीर में धब्बे बन जाते हैं हमारे मुंह में। अब क्या पसीने और स्वेद के कारण मिट्टी के, जैसे आपका देखो हम जानते हैं मिट्टी से बने घड़ों में पानी रखा होता है, तो उसका कारण क्या होता है कि पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि पानी के घड़े जो है छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह में पहुंच जाता है घड़ों में, और जब पानी भाप बनकर वापसित होता है तो घड़े में बचा हुआ पानी क्या जाता है, ठंडा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे शरीर में भी पसीने में हमारे बॉडी में जो त्वचा में छिद्र होते हैं वहाँ पे फंस जाता है और वो ठंडा होकर हमें ठंडक प्रदान करता है। तो ऐसा होता है कभी कभी हमारी किडनियाँ काम करना बंद कर देती हैं, तो ऐसी क्रिया जो है संक्रमण अथवा चोट के कारण होती है। तो इस प्रकार जो है जब हमारी किडनियाँ काम करना बंद कर देती हैं तो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और ऐसे व्यक्ति अधिक दिन तक जीवित रहने की संभावना क्या होती है, कम हो जाती है। लेकिन वैसी स्थिति में उनको फिर आर्टिफिशियली किडनी या अपोहन या डायलिसिस के द्वारा बचाया जा सकता है, कुछ समय तक उनको
रक्त में से जो विषय अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको छानकर अलग करना ये कार्य करता है, फिर अपहरण या डायलिसिस के द्वारा। तो बच्चों, इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ना था हमने आज इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। अब इसके कार्यपत्र की तरफ बढ़ते हैं। जो इस टॉपिक में आज प्रश्न उठते हैं उसकी तरफ चलते हैं और उसका कार्यपत्र कर लेते हैं। चलिए, तो बच्चों आज का कार्यपत्रक देख लेते हैं। आज का कार्यपत्रक है आपका, जिसमें आपके 2 प्रश्न दिए जाएंगे। ये प्रश्न आज के टॉपिक से रिलेटेड है जो हमने पढ़ा, और यही प्रश्न आपने होमवर्क के रूप में करके करने हैं और हमें बताने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है बेटा, उत्सर्जन क्या होता है, इसे आप क्या समझते हैं, आपने ये लिखना है। आपका होमवर्क यही है। प्रश्न नंबर 2 क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न भागों या अंगों के नाम बताने आपने और वो करने। तो ये 2 प्रश्न जो है आपके आज के कार्यपत्रक के रूप में होमवर्क है आपका, और यही आपने करना है। तो होमवर्क के लिए आपको बच्चों पूरा वीडियो देखना है, और होमवर्क आपके वीडियो के अंत में ही दिया जाएगा। चलिए, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पार्ट के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।